नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल परफेक्ट स्टडी जीएस में। दोस्तों, हम लोग बिहार दरोगा मेंस का जो प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, जो कि नया बुक आया हुआ है आपको प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 3, उसमें आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 2 को करेंगे। माफ़ कीजिएगा, प्रैक्टिस सेट नंबर 2 को करेंगे। इससे पहले दोस्तों हम लोग एक प्रैक्टिस सेट इसमें कर चुके हैं। अगर उसे आपने नहीं देखे हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। दोस्तों, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, इसे लाइक करना ना भूलें, दोस्तों में शेयर करें फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम के माध्यम से। और दोस्तों, हम लोग सुबह में आपको विद्यासागर का ज्ञान बिंदु जेएस एकेडमी का 9 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। अगर उसे नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। और प्लेटफॉर्म का इसके पहले हम लोग वॉल्यूम 1 को समाप्त कर चुके हैं। उसके बाद हम लोग केबीसी नैनो भी कर रहे हैं, उसमें हम लोग 16 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। उसे भी अगर आपने नहीं देखे हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में हम टेलीग्राम का लिंक दे दिए हैं, आप लोग वहां से प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, आप इसे लाइक करना ना भूलें, दोस्तों में शेयर करें फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम के माध्यम से। दोस्तों, लाइक ज़रूर कीजिएगा और आप कमेंट भी करके बताइएगा कि प्रैक्टिस सेट आपको जो नया वाला आया हुआ है क्वेश्चन कैसा इसमें दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। आज का पहला क्वेश्चन आपका हो जाएगा, कह रहा है कि निम्नांकित में कौन सा कथन भारत के संविधान विषय में सही नहीं है। एक का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि परिसंघ जो है यह आपका कथन जो है भारत के विषय में नहीं है। परिसंघीय व्यवस्था ऐसी राजनीतिक प्रणाली होती है जिसमें विभिन्न राज्य समान उद्देश्य की पूर्ति के लिए एक साथ संयुक्त होते हैं और इसमें इनकी अपनी कार्यकारिणी तथा विधायिका होती है, परंतु उनकी शक्तियाँ पर केंद्र की सीमाएं होती है। और केसी व्हीलर ने कहा कि भारत एक अर्धसंघात्मक राज्य है, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि परिसंघ। और भारतीय संविधान के भाग 1 में आपको अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। दोस्तों, एक क्वेश्चन के लिए हम आपको 3 सेकंड का समय देंगे, आप लोग कोशिश कीजिए इसे सॉल्व करने का। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको कह रहा है कि यह कथन किसका है कि ईश्वर जिसने हमें जन्म दिया उसी ने स्वतंत्रता भी प्रदान की। 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जेफरसन ने कहा कि ईश्वर जिसे हमने जन्म दिया उसी ने स्वतंत्रता भी प्रदान की। वह अमेरिका के तीसरे राष्ट्रपति थे और उन्होंने स्वतंत्रता की घोषणा भी लिखी थी। और एक रूसो का एक कथन है कि मनुष्य स्वतंत्र जन्म लेता है लेकिन हमेशा बंधनों में बंधा होता है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में आपको कह रहा है कि संविधान की प्रस्तावना के प्रारंभिक शब्द वी द पीपुल कहाँ से ग्रहण किए गए हैं। 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह आपको अमेरिकी स्वतंत्रता घोषणा से आपको ग्रहण किए गए हैं। संविधान की प्रस्तावना के प्रारंभिक शब्द वी द पीपुल अमेरिका की स्वतंत्रता घोषणा से ग्रहण किया गया है। और भारतीय संविधान के प्रस्तावना का जो विचार है वो भी आपको अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और प्रस्तावना की भाषा जो है वो आपको ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। और प्रस्तावना की शुरुआत होती है हम भारत के लोग से शुरू होती है, अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं और समाप्त होती है। यह आपको अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं से समाप्त होती है प्रस्तावना और शुरू होती है हम भारत के लोग से। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, यानी कि अमेरिकी स्वतंत्रता घोषणा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। कह रहा है कि बजट पारित की निम्नलिखित अवस्थाओं का उचित क्रम क्या है। 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पहले आपको हो जाएगा वित्त बिल, उसके बाद साधारण वाद विवाद, उसके बाद अनुदान मांगों पर मतदान और अंत में विनियोग बिल हो जाएगा, यानी कि 3, 2, 1, 4 ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको सर्वप्रथम 1803 में बजट शब्द का प्रयोग किया गया था और भारत में सर्वप्रथम 18 फरवरी 1860 यानी कि बजट प्रस्तुत करने का श्रेय लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में कार्यरत वित्तीय सदस्य जेम्स विल्सन को है और इसलिए जेम्स विल्सन को भारतीय बजट का प्रणेता माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको कह रहा है कि राज्यसभा के 1/3 सदस्य रिटायर हो जाते हैं
5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 2 साल के बाद। राज्यसभा के 1/3 सदस्य 2 साल के बाद रिटायर हो जाते हैं और राज्यसभा का स्थापना 1952 में हुआ था। एक निरंतर चलने वाली संस्था है और यह एक अस्थायी संस्था है और इसका विघटन नहीं होता है, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको कह रहा है कि वर्तमान में किस नीति निर्देशक सिद्धांत को मूल अधिकारों पर प्राथमिकता प्राप्त है। 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि केवल अनुच्छेद 39 के ख तथा अनुच्छेद 39 के ग में उल्लेखित नीति निर्देशक सिद्धांतों को। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में आपको कह रहा है कि आधारभूत स्तर पर पंचायती राज का विकास नहीं हो सकता है, इसका कारण है। 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि अज्ञानता एवं उदासीनता। आधारभूत स्तर पर पंचायती राज का विकास नहीं हो सकता है, इसका कारण अज्ञानता एवं उदासीनता है। और भारत में पंचायती राज शब्द का अभिप्राय ग्रामीण स्थानीय स्वशासन पद्धति से है और आपको 1992 में 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा इसे संविधान में शामिल किया गया। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको कह रहा है कि लोकतंत्र उस राजनीतिक व्यवस्था का घोतक है जिसमें 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपरोक्त में से सभी, यानी कि व्यक्तिगत सत्ता का अभाव, संवैधानिक सरकार और विधि का शासन। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में आपको कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने एकल संक्रमणीय मत प्रणाली का प्रतिपादन किया। 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि टॉमस हेयर। टॉमस हेयर एक आपको संक्रमणीय मत प्रणाली का प्रतिपादन किए थे। कौन? तो टॉमस हेयर ने। और डेनमार्क के अर्थमंदी कार्ल आरडी के द्वारा आयोजित निर्वाचन प्रणाली के आधार पर मत पत्र का प्रयोग करते हुए एकल संक्रमणीय पद्धति का प्रयोग किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए फुल एक्सप्लेनेशन के साथ, डेली हम टेलीग्राम चैनल पर 5 प्रैक्टिस सेट डेली हम दे रहे हैं आपको फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। अगर उसे आप प्राप्त करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक हम दे देंगे, आप वहां से उसे प्राप्त कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको कह रहा है कि यानी कि सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है, अनुच्छेद है और उससे संबंधित विषय है। यानी कि आपका अनुच्छेद 148 जो है वह आपको नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हो जाएगा। अनुच्छेद 280 वित्त आयोग, उसके बाद अनुच्छेद 315 जो है वह आपको संघ लोक सेवा आयोग और अनुच्छेद 324 जो है वह भारत का निर्वाचन आयोग। यानी कि 1 का 2, उसके बाद बी का 3, उसके बाद सी का जो हो जाएगा वह 4 हो जाएगा और डी का 1, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको कह रहा है कि भारतीय संविधान के कौन से भाग में पंचायती राज की अवधारणा निहित है। 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत। भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत भाग में पंचायती राज की अवधारणा निहित है और भारत में पंचायती राज व्यवस्था को चालू किया गया ताकि गांधी जी का सपना साकार हो सके। और भारतीय संविधान के भाग आपको 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक आपको राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान किया गया है और संविधान के अनुच्छेद जो 40 के अनुसार राज्य ग्राम पंचायतों के गठन और शक्ति प्रदान करने का प्रयास करेगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख ले क्वेश्चन नंबर आपका 12 हो जाएगा। 12 में कह रहा है कि भारतीय संविधान की प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे। 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 7 सदस्य थे। और BN राव द्वारा तैयार किए गए संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करने के लिए संविधान सभा के द्वारा 29 अगस्त 1947 को एक संकल्प पारित करके प्रारूप समिति का गठन किया गया और प्रारूप समिति में अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर समेत कुल 7 सदस्य थे। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में आपको कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस रीट का शाब्दिक अर्थ होता है कि हम आदेश देते हैं।
13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि परमादेश। परमादेश रीट का शाब्दिक अर्थ होता है कि हम आदेश देते हैं। यह एक नियंत्रण है जिसे न्यायालय द्वारा सार्वजनिक अधिकारियों को जारी किया जाता है ताकि उनसे अपने दायित्व या कर्तव्य निर्वहन करने के लिए विवश किया जा सके। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14। करा कि रिश्वत निवारण के लिए संथानम कमेटी की स्थापना किस वर्ष हुई? 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1962 में। 1962 में आपको संथानम कमेटी की स्थापना की गई थी और केंद्रीय सतर्कता आयोग केंद्र सरकार में भ्रष्टाचार रोकने के लिए एक प्रमुख संस्था है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15। करा कि 1937 में प्रांतों में मंत्रिमंडल के निर्माण के उपरांत कांग्रेस का शासन कितने महीने तक चला था? 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 28 महीने तक कांग्रेस का शासन चला था। और 1937 के चुनाव में कांग्रेस ने कुल 8 राज्यों में सरकारें बनाई थी। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16। करा कि निम्नलिखित में से कौन सी निधि मुस्लिम लीग ने सीधी कार्यवाही दिवस हेतु सुनिश्चित की थी? 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने सीधी कार्यवाही दिवस हेतु सुनिश्चित की थी। और सर्वप्रथम प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस जो है वह आपको कलकत्ता में मनाया गया था। उस समय बंगाल में मुस्लिम लीग की सरकार थी और बंगाल के मुख्यमंत्री शहीद सुहरावर्दी था। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में आपको कह रहा है कि निम्नलिखित में से वह दुर्ग कौन सा है जिसे दक्कन की कुंजी माना जाता था? 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि असीरगढ़। असीरगढ़ दुर्ग को दक्कन की कुंजी माना जाता था और असीरगढ़ किला को अहिर राजवंश के राजा आशा अहिर ने बनाया था। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में आपको कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे सर्वश्रेष्ठ स्तूप मानते हैं? 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सांची। सांची जो है, सांची को सर्वश्रेष्ठ स्तूप मानते हैं। सांची जो है वो आपको मध्य प्रदेश राज्य के रायसेन जिले में स्थित एक छोटा नगर है और सांची स्तूप को सम्राट अशोक ने 3री शताब्दी ईसा पूर्व में बनवाया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, आप मेरे चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कर लें और इसे लाइक करें, दोस्तों में ज़रूर शेयर करें और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, क्योंकि जो भी मैं वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको पहले प्राप्त होगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19। 19 में कह रहा है कि जातक कथा संबंधित है। 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह आपको गौतम बुद्ध से संबंधित है और बौद्धों का वह धर्म ग्रंथ है जिसमें गौतम बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं संकलित है, वह आपको जातक कहलाता है और यह पाली भाषा में है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि दारा शिकोह ने फारसी भाषा में उपनिषद को किस शीर्षक से अनुवाद किया था? 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सिर ए अकबर के शीर्षक से अनुवाद किया था और आपको इसमें 52 उपनिषदों का अनुवाद किया गया है। दारा को उसके सहिष्णुता एवं उदारता के लिए लेन पुल ने लघु अकबर की संज्ञा दी थी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 कहा कि मराठी पक्षिक बहिष्कृत भारत किसने आरंभ किया था? 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आपको बहिष्कृत भारत आपको मराठी पक्षिक बहिष्कृत भारत आरंभ किया था, डॉक्टर BR अंबेडकर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों KBC नैनो का जो प्रैक्टिस सेट बचा हुआ है वो भी हम आपको समाप्त कर देंगे। कल आपको जो सुबह में प्रैक्टिस सेट चला रहे हैं वो आपको अंतिम प्रैक्टिस सेट होगा, उसके बाद KBC नैनो को ही हम चलाएंगे सुबह में या शाम में, कहीं कोई भी समय में उसको चलाएंगे, उसको भी हम समाप्त कर देंगे। आप लोग बार बार मैसेज नहीं कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर BR अंबेडकर। और डॉक्टर अंबेडकर ने 3 अप्रैल 1927 को मराठी पक्षिक बहिष्कृत भारत का प्रकाशन प्रारंभ किया था। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में आपको कह रहा है कि कृषकों की मदद के लिए किस सुल्तान ने पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ की थी? 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि शेर शाह ने। कृषकों की मदद के लिए शेर शाह ने पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ की थी और किसानों को सरकार की ओर से पट्टे दिए जाते थे जिनमें स्पष्ट किया गया था कि उस
उस वर्ष उन्हें कितना लगान देना है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि किसने लिखा था इस निर्णय से इनकार करना कठिन है कि तथाकथित 1857 का प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम था, न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि आर.सी. मजूमदार। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 24। कह रहा है कि उत्तरी तथा पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों को जारी किया था। 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि कुषाणों ने। उत्तर तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों को कुषाणों ने जारी किया था और कुषाण शासकों ने स्वर्ण एवं तांबा दोनों ही प्रकार के सिक्कों को व्यापक पैमाने पर प्रचलित किया था। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 25। कह रहा है कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक थे। 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सर विलियम जोन्स। भारत में पुरातत्व सर्वेक्षण संबंधी प्रयास 1784 में कलकत्ता में विलियम जोन्स के द्वारा एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के साथ प्रारंभ हुए थे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 26 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित है। 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि दी सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले जो दे रहा है यह आपका सही है। भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना जो किए थे यह आपको केशव चंद्र सेन के द्वारा किया गया था और तत्वबोधिनी सभा की स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया था या देवेंद्रनाथ ठाकुर के द्वारा, और सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने किए थे, जो कि अब तीनों ऑप्शन में गलत दिया हुआ है और ये ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20। और दोस्तों यह प्रैक्टिस सेट आपको डेली शाम में 7 PM में आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपको 27 में कह रहा है कि महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण जो है वह किसके गणतंत्र में हुआ था। 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि मल्लो के गणतंत्र में महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 28 में कह रहा है कि निम्नलिखित घटनाओं में से कौन सी घटना कालक्रम के अनुसार तीसरे स्थान पर आती है। 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि दांडी मार्च जो है वह आपको तीसरे स्थान पर आती है। चंपारण आंदोलन 1917 में हुआ था, असहयोग आंदोलन 1920 में, उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में और दांडी मार्च जो हुआ था वह आपको 1930 में। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 29 में आपको कह रहा है कि व्यापार के लिए भारत आने वाले यूरोपीय लोगों में प्रथम कौन थे। 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि पुर्तगाली व्यापार के लिए भारत आने वाले यूरोपीय लोगों में प्रथम थे पुर्तगाली थे और वास्को डी गामा गुजराती पथ प्रदर्शक अब्दुल मजीद की सहायता से भारत के पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह कालीकट 17 मई 1498 को पहुंचा था। यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यानी कि पुर्तगाली जो थे वो आपको व्यापार के लिए आने वाले प्रथम यूरोपीय थे। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 30। कह रहा कि निम्नलिखित में से किसने भारत सरकार अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार पत्र कहा था। 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि जवाहरलाल नेहरू ने भारत सरकार अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार पत्र कहा था और ब्रिटिश शासन के पूरे इतिहास में आपको 1935 का अधिनियम सबसे लंबा प्रलेख था। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 31। कह रहा कि एक परमाणु के चौथे ऊर्जा स्तर में परमाणु ऑर्बिटलों की कुल संख्या है। 31 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यानी कि 16। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 32। कह रहा कि H4P2O5, H4P2O6, H4P2O7 में P की ऑक्सीकरण अवस्था बताना है। 32 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा +3, +4 और +5। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 33। कह रहा कि कोलाइडो का कौन सा गुण कोलाइड कणों के आवेश पर निर्भर नहीं करता। 33 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि टिंडन प्रभाव। कोलाइडो का टिंडन प्रभाव का गुण जो है कोलाइड कणों के आवेश पर निर्भर नहीं करता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक श्रृंखला वृद्धि बहुलक है। 34 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि पॉलीएस्टाइरिन एक श्रृंखला वृद्धि बहुलक है और यह एस्टाइरिन का बहुलक है। नेक्स्ट देख लेते हैं
क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है कि निम्न में से किसका प्रशांतक रूप में उपयोग किया जाता है। 35 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि इक्वेनिलन। इक्वेनिल का प्रयोग जो है प्रशांतक के रूप में किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 में आपको कह रहा है कि रेडियो सक्रिय समस्थानिक 6027 CO जो कैंसर के उपचार में प्रयुक्त किया जाता है आपको अभिक्रिया द्वारा बनाया जा सकता है। इस अभिक्रिया के लिए लक्ष्य नाभिक है। 36 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 6028 Ni यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको इसका PDF चाहिए डिस्क्रिप्शन में हम टेलीग्राम का लिंक दे दिए हैं, आप लोग वहां से प्राप्त कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है कि निम्न में कौन सा ऑक्साइड उभयधर्मी है। 37 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि SnO2। SnO2 ऑक्साइड जो है आपको उभयधर्मी है। उभयधर्मी ऑक्साइड अम्ल एवं क्षारक दोनों की भांति कार्य करता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 में आपको कह रहा है कि निम्न आयन में से Be2+ किसके सम इलेक्ट्रॉनिक्स है। 38 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि Li+ के सम इलेक्ट्रॉनिक है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 में आपको कह रहा है कि अवरक्त सूक्ष्म पराबैंगनी और गामा किरणें की तरंगदैर्घ्य का घटता क्रम है। 39 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि सूक्ष्म तरंग, अवरक्त, पराबैंगनी और गामा किरणें। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 में आपको कह रहा है कि व्यक्ति के शरीर से उत्सर्जित होने वाले विकिरणों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन जो है वह सत्य है। 40 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यानी कि विकिरण अवरक्त क्षेत्र में होते हैं। व्यक्ति के शरीर से उत्सर्जित होने वाले विकिरणों के बारे में यह सत्य है कि ये अवरक्त क्षेत्र में होते हैं और अवरक्त विकिरण उष्मीय विकिरण है और यह माध्यम को गर्म करने के लिए उत्तरदायी है। अवरक्त किरण की खोज विलियम हर्शेल ने किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है कि किसी परमाणु के नाभिक का द्रव्यमान संख्या होती है। 41 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि इसकी परमाणु संख्या से हमेशा अधिक। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 42 में आपको कह रहा है कि किसी निकाय की स्थितिक ऊर्जा में वृद्धि हो जाती है यदि। 42 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि निकाय द्वारा संरक्षी बल के विरुद्ध कार्य किया जाए। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 43 में आपको कह रहा है कि एक क्षण चुंबक पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में T आवर्तकाल से दोलन कर रहा है। यदि उसका द्रव्यमान 4 गुना कर दिया जाए तब उसका आवर्तकाल और गति होंगे। 43 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि सरल आवर्त गति रहेगी और आवर्तकाल बराबर 2T हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है कि निम्न में से किसकी तरंग दर जो है वह आपको न्यूनतम होती है। 44 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि गामा किरण की तरंग दर जो है वह आपको न्यूनतम होती है और गामा किरण परमाणु नाभिक के रेडियोधर्मी क्षय से उत्पन्न होने वाले विद्युत चुंबकीय विकिरण है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 45 में कह रहा है कि किसी विद्युत चुंबकीय तरंग की ऊर्जा की कोटि 15 keV है। यह स्पेक्ट्रम के किस भाग का सदस्य है। 45 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यह आपको एक्स किरणों का आपको भाग का सदस्य है। स्पेक्ट्रम के किस भाग का सदस्य है तो एक्स किरणों का। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 में आपको कह रहा है कि जब 1.47 अपवर्तनांक के कांच किसी उभयोत्तल लेंस को किसी द्रव में डुबोया जाता है तो वह एक समतल परत की भांति व्यवहार करता है। इसका तात्पर्य यह है कि इस द्रव का अपवर्तनांक 46 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यानी कि कांच के अपवर्तनांक के बराबर। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 47 में आपको कह रहा है कि मानव रुधिर AB वर्ग में 47 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि एंटीबॉडी अनुपस्थित रहते हैं और मानव रुधिर AB वर्ग में एंटीजन होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 48 में आपको कह रहा है कि बच्चों में मंगोलिज्म या डाउन सिंड्रोम होने का क्या कारण है। 48 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि ट्राइसोमी।
बच्चों में मंगोलिज्म या डाउन सिंड्रोम होने का ट्राइसोमी कारण है और इस प्रकार के आनुवंशिक विकार का कारण 21वें क्रोमोसोम की एक अतिरिक्त प्रति का आ जाना है और इसी को ट्राइसोमी 2 कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 में आपको कह रहा है कि म्यूट्राजेनिक प्रदूषक है। 49 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह आपको हाइड्रोकार्बन्स। म्यूट्रोजेनिक प्रदूषण है हाइड्रोकार्बन्स। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 50 में आपको कह रहा है कि गोल्डन धान में किस विटामिन को स्थानांतरित किया गया है। 50 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि विटामिन ए को। गोल्डन धान में विटामिन ए को स्थानांतरित किया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख क्वेश्चन नंबर 51 में आपको कह रहा है कि एनीमोफिली नामक परागण किसके द्वारा होता है। 51 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह आपको हवा के द्वारा होता है। वायु परागण इस प्रकार की परागण प्रक्रिया सामान्यतः पूर्वग्रामी पौधे में पाई जाती है। जिन पौधों में वायु परागण पाया जाता है उसमें आपको कुछ विशेषता होता है। पुष्प रंग जो है बिरंगे होंगे, आकर्षण नहीं होते और इसमें कोई सुगंध नहीं पाई जाती है और इनके परागकण हल्के तथा चिकने होते हैं, जिससे कि ये वायु में आसानी से उड़ने में समर्थ हो सकते हैं। और वायु परागण सामान्यतः मक्का, बांस, नारियल में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 में कह रहा है कि निम्न में कौन यौन संचारित रोग है। 52 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सिफिलिस। सिफिलिस यौन संचारित रोग है और इस रोग का कारण ट्रैपोनेमा पैलिडम है। इस रोग का संक्रमण रोगी के साथ मैथुन या संभोग करने से होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं ऑप्शन नंबर बी। और इस रोग में माफ कीजिएगा, और इस रोग में पेनिसिलिन के द्वारा जो है लाभ होता है और यह बैक्टीरिया जनित रोग होता है, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 53। कह रहा है कि डीएनए के थाइमिन पिरामिडीन क्षार की जगह आरएनए में कौन सा पिरामिडीन क्षार होता है। 53 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि यूरेसिल पिरामिडीन क्षार होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 54 में कह रहा है कि कालाजार संचारित होता है। 54 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह आपको सेंड फ्लाई के द्वारा, कालाजार सेंड फ्लाई द्वारा संचालित होता है और कालाजार अस्थिमज्जा को प्रभावित करता है। क्वेश्चन नंबर 55 कह रहा है कि मुद्रास्फीति का अनुकूलन प्रभाव पड़ता है। 55 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ऋणी पर। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 56। कह रहा है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना की सफलता का मुख्य कारण था। 56 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मानसून की अनुकूलता। प्रथम पंचवर्षीय योजना की सफलता का मुख्य कारण मानसून की अनुकूलता था और पहली पंचवर्षीय योजना जो है 1951 से 56 जो कि हेराल्ड डोमर समृद्धि मॉडल पर आधारित है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 में आपको कह रहा है कि भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ। 57 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1950 में। 15 मार्च 1950 में योजना आयोग का गठन एक गैर संवैधानिक तथा परामर्शदायी निकाय के रूप में किया गया और भारत के प्रधानमंत्री इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं। और इसी के स्थान पर अब आपको 1 जनवरी 2015 में योजना आयोग का नाम बदल करके नीति आयोग कर दिया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 58। कह रहा कि वास्तविक आय और जनसंख्या बराबर होगी। 58 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह आपको व्यक्तिगत वास्तविक आय होगी। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 59। 59 में कह रहा है कि वैल्यू एंड कैपिटल के लेखक है। 59 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि J.R. हिक्स। वैल्यू एंड कैपिटल के लेखक J.R. हिक्स है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 में आपको कह रहा है कि सुनामी मुख्यतः उत्पन्न होती है। 60 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अंतः समुद्री भूकंपों के द्वारा। सुनामी मुख्यतः अंतः समुद्री भूकंपों के द्वारा उत्पन्न होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 61। 61 में कह रहा है कि जवाहरलाल नेहरू पतन एक अनुषंगी पतन है। 61 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मुंबई का। जवाहरलाल नेहरू पतन मुंबई का एक अनुषंगी पतन है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 में आपको कह रहा है कि
टिहरी बांध निम्नलिखित किन नदियों के संगम पर स्थित है? 62 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यह आपको भागीरथी एवं भिलांगना नदी के संगम पर स्थित है और यह उत्तराखंड राज्य के टिहरी जिले में स्थित है। इसे स्वामी राम तीर्थ सागर बांध भी कहते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 63। कड़ा के निम्नलिखित में से कौन रूपांतरित चट्टान नहीं है? 63 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि ग्रेनाइट। ग्रेनाइट जो है यह आपको रूपांतरित चट्टान नहीं है। ग्रेनाइट जो है यह आपको एक आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 64 में कह रहा है कि निम्न वायुदाब केंद्र कहलाता है। 64 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यह आपको चक्रवात कहलाता है। चक्रवात निम्न वायुदाब केंद्र कहलाता है, जिनके चारों ओर संकेंद्रीय समवायुदाब रेखा विस्तृत होती है। केंद्र से बाहर की ओर क्रमशः वायु दाब बढ़ता जाता है। चक्रवात की दिशा उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों के विपरीत तथा दक्षिणी गोलार्ध में अनुकूल होती है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 65। कड़ा की एल नीनो है। 65 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि प्रशांत महासागर में पेरू तट के समीप बहने वाली गर्म जलधारा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं यानी कि एल नीनो की घटना सबसे पहले पेरू के मछुआरों ने पेरू के तट से दूर सतही जल को असमान रूप से गर्म होने के रूप में जाना था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 में आपको कह रहा है कि वायुमंडल में संघनन तब होता है जब 66 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि तापमान उषांक पर पहुंच जाए। वायुमंडल में संघनन तब होता है जब तापमान जो है उषांक पर पहुंच जाए। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 67 में आपको कह रहा है कि पथरीले कंकरीले मरुस्थल को कहते हैं। 67 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि रिंग। पथरीले कंकरीले मरुस्थल को रिंग कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68। कड़ा कि पृथ्वी के विभिन्न भागों में वनस्पति एवं जंतु जगत में भिन्नताओं के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक जो है उत्तरदायी है? 68 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि भौतिक वातावरण में परिवर्तन। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 69 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? 69 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि पीटर्सबर्ग जो मोटर गाड़ी दे रहा है यह आपका सुमेलित नहीं है। पीटर्सबर्ग लौह एवं इस्पात उद्योग के लिए जाने जाते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 70 में आपको कह रहा है कि कृत्रिम रबर का अग्रणी उत्पादक देश है। 70 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका। कृत्रिम रबर का अग्रणी उत्पादक देश संयुक्त राज्य अमेरिका है और कृत्रिम रबर प्रथम विश्व युद्ध के समय पहले जर्मनी में इसका निर्माण बड़े पैमाने पर शुरू हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 में आपको कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जोन है वह आपको सुमेलित नहीं है। 71 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कुवैत जो अदन दे रहा है यह आपका गलत है। कुवैत की राजधानी कुवैत सिटी है और कुवैत की मुद्रा दिनार है। बहरीन की मनामा सही है, कतर के दोहा और ओमान का मस्कट सही है और ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 72 में आपको कह रहा है कि बंगाल की खाड़ी का आलेखन करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? 72 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी टालेमी। टालेमी जो था वह आपको बंगाल की खाड़ी का आलेख करने वाला प्रथम व्यक्ति था। बंगाल की खाड़ी विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी और हिंद महासागर का पूर्वोत्तर भाग है और यह मोटे रूप में त्रिभुजाकार खाड़ी है। नेक्स्ट देख लेते हैं ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 में आपको कह रहा है कि भारत में प्रवेश करने वाले पश्चिमी विक्षोभ उत्पन्न होते हैं। 73 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यानी कि भूमध्य सागर में। और आज का अंतिम क्वेश्चन आपका हो जाएगा, कह रहा आपको 74 कि जम्मू श्रीनगर राजमार्ग पर जवाहर सुरंग अवस्थित है। 74 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि पीर पंजाल श्रेणी में। जम्मू श्रीनगर राजमार्ग पर जवाहर सुरंग पीर पंजाल श्रेणी में अवस्थित है और जवाहर सुरंग भारत के जम्मू और कश्मीर राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर बनिहाल और काजीकुंड के बीच एक सुरंग है और इसका निर्माण जो है वह आपको 1954 में आरंभ हुआ था और उद्घाटन 22 दिसंबर 1956 को हुआ और इस सुरंग की लंबाई जो है वह 2.85 किलोमीटर है।
तो दोस्तों यह प्रैक्टिस सेट जो हम लेकर आए थे यह आपको बिहार दरोगा मेंस का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 था, जो कि एक नया बुक आया हुआ है आपको प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 3 उसी से लेकर आए हुए थे। इससे पहले एक प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं, अगर उसे आपने नहीं देखे हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। और दोस्तों हम सुबह में भी प्रैक्टिस सेट चला रहे हैं, आप उसे भी जा करके देख सकते हैं। दोस्तों आप मेरे चैनल पर नए हैं, इसे सब्सक्राइब कर लें, इसे लाइक करना ना भूलें, दोस्तों में शेयर करें फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम के माध्यम से। और दोस्तों अगर आपको मैथ और रीजनिंग का आपको फुल एक्सप्लेनेशन के साथ पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे आपको इसका पीडीएफ प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।